ग्रीटिंग एवरीवन। हमारा जो क्लास 10 का जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इसका दूसरा नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जूल्स एक साइंटिस्ट था। इस जूल्स ने क्या बताया था, इसने कहा था जब किसी कंडक्टर से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो हीटअप हो जाता है। हीटअप होने से क्या हो जाएगा, हीटअप का मतलब गर्म हो जाता है। हीटअप होने से क्या होगा, उस टाइम आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम ना इसके बारे में जान लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब वैन लिख सकते हो आप यहाँ पे, वैन वैन इलेक्ट्रिक करंट वैन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर then electrical energy is converted into heat energy। तो ये याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से पास करता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में से कन्वर्ट हो जाती है, कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। कैसे, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने हीटर की वायर देखी होगी, हीटर की वायर होती है ऐसे। मान लो ये हीटर की वायर कोई भी किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। मैंने आपको पहले ही बताया था नाइक्रोम की बनी होती है। जब इसमें से करंट पास करता है ना बच्चों तो ये गर्म हो जाती है। गर्म होके कैसी हो जाएगी, पहले येलो हो जाएगी, येलो हो के फिर कोई कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है। रेड होने के बाद बिल्कुल गर्म हो जाती है, बिल्कुल हीटअप हो जाती है। तो हम कह देंगे तो इस टाइम हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, जब ये गर्म हो जाएगी, येलो हो जाएगी, रेड हो जाएगी। रेड होने के बाद क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। हीट होने के बाद कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। ये इसका एग्जाम्पल एक तरह से आप समझ सकते हो इसको इस तरह से। तो जूल्स ने क्या कहा था, जूल्स ने 1941 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया, उसने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर में से क्या करा दिया, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दिया। कंडक्टर में से जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी उस टाइम किस में कन्वर्ट हो गई थी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी, इस तरह से। ठीक है बच्चों। तो उसने क्या किया, उसने कहा जो इस कंडक्टर के अंदर हीट बनी है, हीट, तो उसने बता दिया था जो इसमें कंडक्टर में हीट बनी है वो हीट जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसने क्या किया, ऐसे एक कंडक्टर कंसीडर किया था, कंडक्टर को किससे जोड़ा था, बैटरी से। फिर एक की लगाई यहाँ पे हमने, ये की लगा के बच्चों फिर देखो कंडक्टर मैंने आपको पहले बताया था क्या, खुद का रेजिस्टेंस होता है आर, ये पॉजिटिव एंड होता है बैटरी का, ये नेगेटिव, इसका पोटेंशियल होता है वी, ये होती है की। करंट फ्लो करता है कहाँ से का, पॉजिटिव एंड से, ये करंट है आई। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो करता है बच्चों। जब करंट इस कंडक्टर में से जाएगा तो ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। 1941 में ये जूल्स ने, साइंटिस्ट ने क्या कहा था, ये लो दिया था, यही बताया था। तो अब इसकी स्टेटमेंट आई बच्चों, ये तो मैंने आपको इसकी थ्योरेटिकली चीज़ बताई है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसका खोज भी करेंगे, खोज करने के बाद हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बनाएंगे और उसका एक प्रूफ भी करेंगे। तो यहाँ से समझो पहले आप, इसमें करंट जा रहा है आई और इलेक्ट्रिक करंट जैसे से जाता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, तो उसने कहा जो इसमें हीट बनी है, जिस कंडक्टर में जो हीट बनी है उसको एच से डिनोट कर लिया हमने। तो हीट को एच से डिनोट कर लिया तो उसने क्या कहा, जो हीट बनी है, हीट प्रोड्यूस्ड, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, इज, उसने क्या किया, उसने कहा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसने कह दिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, is directly proportional to the square of the electric current। इलेक्ट्रिक करंट कितना था आई, जिसने कहा था जो इसमें हीट बनेगी है, ये हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आया, फर्स्ट पॉइंट आया बच्चों, जो हमारी हीट बनी है, हीट दैट इज, जो हीट बनी है एच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इसके करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बच्चों, इस तरह से। ठीक है,
जो हमारी हीट बनेगी वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैं इसका प्रूफ करूँगा बच्चों बाद में, लेकिन इसकी स्टेटमेंट कर लेते हैं। ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हो इसकी, ये स्टेटमेंट है एक तरह से, स्टेटमेंट आप यहाँ लिख लेना। ये क्या है इसकी स्टेटमेंट। तो आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, हीट प्रोड्यूस इज, हीट प्रोड्यूस यहाँ लिख लेना इन कंडक्टर, कंडक्टर लिख लेना बच्चों, कंडक्टर इज क्या होगी, पहला पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के। मैथमेटिकल फॉर्म क्या बना ली, एच जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड इसने पॉइंट क्या दिया था, जो ये हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, इज प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जो इसका रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ये बन जाएगी सेकंड मैथमेटिकल फॉर्म। ये फर्स्ट थी हमारी, ये सेकंड थी, ठीक है। ऐसे थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये ना टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बच्चों, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। टाइम को किससे डिनोट करते थे, टी के, टी से, तो दैट इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आल्सो टाइम। अगर हम इन तीनों की तीनों मैथमेटिकल फॉर्म को अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री मैथमेटिकल फॉर्म, फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड, अगर मैं तीनों को कंबाइन कर देता हूँ तो हीट क्या बन जाएगी, ऑन कंबाइनिंग अबोव थ्री इक्वेशंस, तीनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो कंबाइन करने के बाद जो मेरी हीट बनेगी वो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यहाँ पे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो हीट को हीट में ऐड करेंगे, फिर हीट को हीट में ऐड करें तो वो तो हीट ही रहेगी। हीट को अगर हीट में ऐड करें तो हीट ही रहती है, लेकिन इसको जब मैं इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, आई स्क्वायर को आर और आर को टी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी फॉर्म है, ये हमारा जूल हीटिंग इफेक्ट है। इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसका प्रूफ दूंगा हम आपको, ये प्रूफ देंगे हम आपको, और ये प्रूफ मतलब कि आया कहाँ से, ये फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। तो आपको ना ये प्रूफ करना है, ये फॉर्मूला, इसको प्रूव करेंगे। अब ध्यान से देखना आप, इससे पहले इसको प्रूव करने के बाद हम ना फिर ये देखेंगे कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो कहाँ पे डिजायरेबल है और कहाँ पे अनडिजायरेबल है, कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जिसके अंदर ये डिजायरेबल है, कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जिसके अंदर डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये करेंगे, पहले इसका प्रूफ कर लेते हैं बच्चों एक बार। चलो अब प्रूफ करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, अब प्रूफ करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है जो H होती है वो किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होता है। ये हीट का फॉर्मूला आता है बच्चों। मैं आपको बता दूं हीट जो होती है वो एनर्जी भी होती है, तो आप इसको एनर्जी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ये एनर्जी भी है, ठीक है। ये एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई फॉर एनर्जी, एच फॉर हीट। हीट क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म में होती है। जब वो आपकी वायर थी, निक्रोम वायर थी, नाइक्रोम की वायर थी, जो हीटर वायर भी कह सकते हो आप उसको, तो जब उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी गई थी तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। तो उस टाइम जो हीट एनर्जी बनी थी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। हीट जो होती है वो एनर्जी की फॉर्म में होती है बच्चों, जब वो गर्म होगी तो एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलती है। एनर्जी कभी दिखती नहीं है, फील की जा सकती है बस। तो एनर्जी हमें कभी दिखाई नहीं देती, उसको खाली हम फील कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, देख नहीं सकते हम उसको कभी भी। हीट की जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है, वो इस साइंटिस्ट ने यहाँ से दी थी, मैंने आपको देखो 9th क्लास में बताई थी। वैसे हीट और एनर्जी की जो मैंने आपको यूनिट बताई थी वो बताई क्या थी, जूल। वर्क देखो हीट क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी क्या होती है, किसकी वजह से हो रही है, वर्क की वजह से हो रही है। हीट हुई, एनर्जी हुई,
और वर्क हुआ, ये तीनों की तीनों वर्क, एनर्जी और हीट तीनों क्या होती है, एक दूसरे की इक्वल होती है। जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की होती है, जो एनर्जी की होती है वही हीट की होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसका प्रूफ का, प्रूफ करते हैं। तो देखो इसकी यूनिट तो वही बनेगी क्या, जूल। जूल एक साइंटिस्ट था, तो जूल इसकी यूनिट होती है बच्चों। जूल ने ही ये टॉपिक दिया था और जूल ने ही बताया था जो एनर्जी होती है, जो वर्क होता है, जो हीट होती है वो एक ही चीज़ होती है। जो वर्क होता है वो एनर्जी की फॉर्म में होता है और जो हीट होती है वो भी एनर्जी की फॉर्म में होती है। एनर्जी को हम फील कर सकते हैं, कभी उसको देख नहीं सकते, उसको ना, उसको हम खाली कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो उसकी जो यूनिट बनी थी वो जूल ने दी थी, J4 जूल। जूल एक साइंटिस्ट है जिसने इसकी यूनिट दी थी। अब इसका प्रूफ भी किया था उसने। प्रूफ कैसे किया था, आपको पता है करंट का एक फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला क्या आता, चार्ज अपॉन में टाइम। मैंने आपको चार्ज अपॉन में टाइम ये पहला जब ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट होता है तभी बता दिया था। करंट जो होता है चार्ज अपॉन में टाइम में होता है। यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला निकालो, चार्ज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, करंट इंटू में टाइम आ जाएगा। टाइम को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास करंट इंटू में टाइम। ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, V इक्वल टू डब्लू अपॉन में क्यू। ठीक है बच्चों, डब्लू अपॉन में क्यू, स्मॉल क्यू ले लो, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू ले लो या स्मॉल क्यू ले लो। मैंने यहाँ पे स्मॉल लिया तो यहाँ पे भी आप स्मॉल ही रखना, ठीक है। तो डब्लू अपॉन में क्या हो, वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क बाई चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। यहाँ से वर्क निकाल लो, क्योंकि हमें देखो वर्क चाहिए। वर्क आ गया किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी आ गई तो मतलब वो हमारी हीट एनर्जी आ जाएगी। तो हमें यहाँ से देखना वर्क निकालना है, तो यहाँ से क्या करोगे, इससे यहाँ से आप वर्क निकालोगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इंटू में V। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। अब दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब दोनों इक्वेशन में क्या करना है, देखो चार्ज की वैल्यू भी पुट करनी है और V की वैल्यू भी पुट करनी है। V की वैल्यू कहाँ से आएगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स साइंटिस्ट था, ओम्स लॉ मैंने आपको बता दिया था। उसने क्या बताया था, जो किसी कंडक्टर से करंट पास करता है वो उसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो ओम्स ने फिर फॉर्मूला क्या बना था, V इक्वल टू आई आर। ये होता है V इक्वल टू आई आर। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। क्या करोगे, सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, सब्सटीट्यूट द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में जो क्यू की वैल्यू है वो भी पुट कर दो, जो V की वैल्यू वो भी पुट कर देते हैं। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला देखो क्या आएगा, V इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों, क्यू की वैल्यू I इंटू टी यहाँ पुट कर दो। तो I इंटू में T मैंने पुट कर दी, इंटू में फिर इंटू क्या V की वैल्यू कितनी आई आर, आई इंटू आर ये पुट कर दिया। आई और आई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई इंटू आई बेस सेम है तो इनकी पावर 1 है तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्र, आर आर है, टी का टी आ जाएगा। तो आएगा बच्चों वर्क। और वर्क क्या होती है, हीट की फॉर्म में होती है या एनर्जी की फॉर्म में होती है। ये हमारा हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आ गया वापस। ऊपर आप देख सकते हो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला था I2RT। तो आपको ये प्रूफ करना हो तो ये करना हो तो इस तरह से, ये फॉर्मूला बना कैसे था, ये इस तरह से बना बच्चों। वो तो खाली मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी, और इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ आप इस तरह से कर सकते हो। वैसे आपको प्रूफ करना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है प्रूफ, खाली आपको ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के बेस पे आपको क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। इसके बेस पे हम भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपके 10th क्लास में फॉर्मूले ड्राइव करने नहीं आते, आपके 10th क्लास में खाली इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल्स। अगर फॉर्मूले तो उनके बेस में न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो आप इन पे फोकस करना, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादातर। ये तो डेरिवेशन थी कि फॉर्मूला कैसे बना था, कैसे आया था। आप एक चीज़ और याद रखना, इसकी यूनिट क्या होती है। मैं यूनिट भी साथ साथ लिख देता हूँ, मैंने ऊपर वैसे लिख दी थी, दोबारा से फिर मेंशन कर देता हूँ मैं। जो यूनिट है, यूनिट ऑफ हीट इज, वो क्या होगी, जूल। जूल होती है इसकी हीट की यूनिट, जे से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये थी यूनिट इसकी। अब बात करते हैं कि कहाँ पे ये डिजायरेबल है, कहाँ पे ये डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी जगह पे डिजायरेबल है, कौन कौन सी जगह पे डिजायरेबल नहीं होता। तो आप यहाँ से देखो, अब इट है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट इज, ये फर्स्ट पॉइंट ला लेना फर्स्ट, हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल in devices like electric
हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक, देखो हीटर के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो हीटर कहाँ है, कौन कौन सी डिवाइस के अंदर डिजायरेबल है, हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर, फ्यूज भी होता है हमारा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो एटसेट्रा। इसका एग्जांपल है। सेकंड, हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल। ये अनडिजायरेबल है किस में बच्चों, इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है बच्चों उसमें भी कंप्यूटर मॉनिटर, और भी कोई एग्जांपल है बच्चों, रेफ्रिजरेटर इसका जैसे एग्जांपल रेफ्रिजरेटर भी है, एटसेट्रा, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है बच्चों। ये डिजायरेबल कहाँ है, इलेक्ट्रिकल हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर ये डिजायरेबल है। अनडिजायरेबल किस में होता है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर मॉनिटर और रेफ्रिजरेटर के अंदर ये क्या होता है, अनडिजायरेबल। तो ये था कंप्लीट हमारा हीटिंग इफेक्ट, ठीक है बच्चों। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका कोज क्या, कोज कारण, कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का कारण क्या है, हीटिंग इफेक्ट क्या, हीटिंग इफेक्ट का कारण क्या है बच्चों, आपको सिंपल लिखना है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज passing through the conductor, then the electrons collide with the atoms or ions of the conductor ये क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट आपका पास करेगा किसी कंडक्टर में से, तो कंडक्टर के क्या होते हैं बच्चों, एटम और आयन। कंडक्टर किसके का बना होता है, एटम और आयन्स का बना होता है। और जो ये इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है किसकी वजह से पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस कंडक्टर के एटम और आयन के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जैसे कोलाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। देन कंडक्टर इज हीटअप, देन कंडक्टर इज हीटअप हो जाता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से। थर्मल होती गर्मी हो जाएगी। जब दो चीज़ कोलाइड करती है तो उसकी कोलाइजन की वजह से उसमें थर्मल एनर्जी बन जाती है, ठीक है। सो दैट, तो क्या हो जाएगा उस टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। ये हमारी क्या है, हीटिंग इफेक्ट का कोज है। तो ये ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला। हीटिंग इफेक्ट के बारे में कम्प्लीटली ये टॉपिक हो चुका है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। पहले हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेकंड लास्ट टॉपिक और रहता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर का, उसके भी वैसे ही फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। पहले वो कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पावर के बारे में पावर क्या होती है पहले ये देखो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैंने आपको ये टॉपिक 9th क्लास में भी करा था। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर किसे कहते हैं, जिस रेट के साथ आपने जो काम किया है, जो काम आपने जितने रेट से किया है उसको क्या कहते हैं, वो खाली पावर क्या लेती है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर।
जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ बर्डन है पर यूनिट टाइम है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फोना होता है बच्चों, उसको पावर को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल पी। देयरफॉर पावर, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को पी से डिनोट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से और टाइम को टी से। और वर्क क्या होती है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो एनर्जी, एनर्जी भी लिख सकते हो इसकी जगह। एनर्जी अपॉन टाइम कह दो या वर्क अपॉन टाइम, तो आप इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हो। अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला निकालो यहाँ से, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, पावर इंटू में टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है और पावर का फॉर्मूला ये है, ये ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे पहले से ही। और जो पावर का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो वर्क अपॉन टाइम है। अब मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से बाकी फॉर्मूले और बना दूंगा यहाँ पे, देखना कैसे। जो मेरा ये देखो एनर्जी का फॉर्मूला गया, मुझे ना अब पावर का फॉर्मूला ये है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क हमारी क्या आई थी, वी नो दैट जो वर्क आया था हमारा वो क्या था, हीटिंग इफेक्ट के इक्वल आया था। हीट क्या थी, एक एनर्जी थी, और एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी, आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला आया था हमारा। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट में रख देता हूँ तो मेरा पावर का फॉर्मूला एक और आ जाएगा। इस पावर के फॉर्मूले से मैं 3 फॉर्मूले और बनाऊंगा बच्चों। ये फर्स्ट फॉर्मूला आया है, ऐसे 3 फॉर्मूले और करेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला पूछे तो आपको ये यूज़ करना है, पावर का फॉर्मूला पूछे यहाँ पे जब वर्क और टाइम दे रखा तो ये यूज करना है। अब मैं एक और फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो वर्क है, वर्क किसकी फॉर्म में, हीट या एनर्जी की फॉर्म में, उसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर आर टी, यहाँ पे रख देते हैं। तो मैं अगर इसकी वैल्यू यहाँ रख दूँ आई स्क्वायर आर टी, यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू रख दी मैंने। ये डब्ल्यू क्या है, वर्क का मतलब हीट, हीट का मतलब एनर्जी। ये एनर्जी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी। टी से टी कैंसिल होके क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो पावर का फॉर्मूला मेरे पास एक और आ जाएगा, यहाँ से क्या है, आई स्क्वायर आर। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बच्चों, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, आई करंट और आर क्या है, रेजिस्टेंस। जब करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो उस टाइम आपको पावर का फॉर्मूला ये लगाना है। उसके बाद अब थर्ड फॉर्मूला और कर लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ और लगा देते हैं। ओम्स लॉ क्या था, वी इक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू है आई आर, और आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, वी अपॉन में आर। ये आई की वैल्यू पुट कर दो कहाँ पे, पुट इन इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 आई है उसमें पी में पुट कर देंगे, यहाँ पे पी में जो पी है, पी में आई की वैल्यू पुट कर देंगे। आई की वैल्यू खींचेंगे, आई की वैल्यू क्या है, वी अपॉन आर, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर भी करना है, इंटू में आर। उसको सोल्व करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर। एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो वी स्क्वायर अपॉन में आर बचेगा। पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई आर। ये पावर का फॉर्मूला थर्ड आ जाएगा, इस तरह से थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा। अब आपको करना है एक लास्ट फॉर्मूला और बना देते हैं यहाँ पे। लास्ट फॉर्मूला बनाना होगा तो बच्चों आप कैसे करोगे, अब देखो ध्यान से। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये ओम्स लॉ है ना, जो ओम्स लॉ से यहाँ से आर की वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू निकालेंगे ओम्स लॉ से, आर को इधर ले जाओ, आई को नीचे ले आते हैं। तो ओम्स लॉ से ही आपको क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालो, या आर की वैल्यू यहाँ से निकालो। तो वो वी किसके को लाया था, आई आर के। और यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूँ, अब आर की वैल्यू इसलिए निकाला था कि मैं यहाँ पे पुट कर लूँ। तो आर की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँगा, क्या आएगा, वी अपॉन में आई। ये वैल्यू पुट कर दो, अब आर की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी स्क्वेयर अपॉन में आर, आर के लिए क्या, वी अपॉन में आई। आई ऊपर चला जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन में वी इंटू में आई। एक वी यहाँ से कैंसिल होगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इंटू आई। ये पावर का फोर्थ फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, मैंने आपको 4 फॉर्मूले बता दिए, चारों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम भी होता है, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है। एनर्जी की वैल्यू पावर इनटू टाइम होती है। कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा वो आपको देखना है। जो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला इनमें सूटेबल है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपके पास आई और आर गिवन है तो फॉर्मूला लगाना सेकंड। अगर आपके पास वी और आर गिवन है तो फॉर्मूला लगाना ही है। इसके बेस पे वैसे मैं बता दूँ बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है।
वी स्क्वायर अपॉन में आर और वी इंटू में आई, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक पावर का टॉपिक है, डन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले हम इसके दो न्यूमेरिकल करेंगे, दो न्यूमेरिकल करके फिर लास्ट टॉपिक रह जाएगा, दो तीन डेफिनेशन है और एक टॉपिक रह जाएगा बस बच्चों, फिर हमको ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे दो क्वेश्चन है बच्चों। इन दो क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले यूनिट कर लेते हैं पावर की। यूनिट ऑफ पावर, ये रह गया था हमारा छोटा सा एक टॉपिक। यूनिट ऑफ पावर, पावर का फॉर्मूला क्या था अभी, वर्क अपॉन टाइम। पावर की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है वाट। क्या होती है, वाट। पावर की यूनिट होती है वाट। तो 1 वाट किसे कहेंगे, 1 वाट। और वर्क की क्या होती है, जूल। तो ये हो जाएगा 1 जूल। अपॉन में टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इसको बोलेंगे 1 सेकंड। तो 1 वाट किसे कहेंगे, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड होता है। और यहाँ से आप लिख सकते हो 1 वाट की वैल्यू जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। या इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 जूल पर सेकंड, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये है पावर की यूनिट बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए इसकी बिगेस्ट यूनिट क्या है, बिगर यूनिट क्या है, तो आप लिख सको बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट और मेगावाट। ये आपकी बिगर यूनिट होती है बच्चों, किलोवाट और मेगावाट। किलोवाट को हम किससे डिनोट करते हैं, के डब्ल्यू से। मेगावाट को एम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। के का मतलब किलो, डब्ल्यू का मतलब वाट, एम का मतलब मेगा। मेगा में होते हैं 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख होता है मेगा। तो 1 लाख या मेगा वाट इसकी यूनिट है, ये है बिगर यूनिट बच्चों। एक होती कमर्शियल यूनिट, आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। वैसे पहले मैं बता देता हूँ, 1 किलो जो वाट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के इक्वल होता है। 1 मेगा वाट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 लाख के इक्वल, 10⁶ वाट होती है उसमें। अगर आपसे पूछे कमर्शियल यूनिट बताओ इसकी, कमर्शियल जो कॉमनली यूज की जाती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब HP। मैंने आपको 9th क्लास में बताया था HP को ही बोलते हैं हॉर्स पावर। वेयर जो 1 हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर जो होती है उसकी वैल्यू होती है 746 वाट। 746 वाट होती है 1 हॉर्स पावर की वैल्यू, ठीक है। तो ये यूनिट थी बच्चों, ठीक है। इसके बारे में ये हमने ना 9th क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो इस टॉपिक को। यहाँ आप दोबारा चेक करना हो तो आपको दोबारा से इसको देखना हो तो यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ये सारा काम आपको जितना मैंने कराया इस वीडियो के अंदर आपको फेयर कॉपी में ही करना है बच्चों। अब बात करते हैं हम हमारे जो न्यूमेरिकल हैं 2 ऊपर, इनको सोल्व करते हैं। पहले हम बात करेंगे ऊपर वाले जो न्यूमेरिकल है उसकी। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, अब ध्यान से देखना उसको। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बल्ब है 484 ओम का। मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। 484 ओम मतलब कि क्या दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया बल्ब का। बल्ब का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है वो है 484 ओम। प्रोड्यूसिंग लाइट व्हेन कनेक्टेड टू, वो ना आपका क्या कर रहा है, आपका 484 ओम का एक बल्ब है, वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। जब उसको किससे जोड़ दिया, कितनी वोल्टेज से जोड़ा हुआ है, 220 वोल्ट। हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्ट आती है। तो हमारे घर में जो 220 वोल्ट आती है उससे हमने बल्ब को जोड़ रखा है, जिसकी वैल्यू है 484, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है। उसने पूछा है पावर बताओ उस बल्ब की कितनी है, मतलब कि पावर का मैंने आपको बताए थे। अब आपको ये देखना कि इनमें से लगेगा कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है। वी दे रखा है, आर दे रखा है। वी और आर और पी की कम्बिनेशन से कौन सा फॉर्मूला बनता है बच्चों, आपको पता है पी जो होता है वो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। और तो कोई फॉर्मूला नहीं था ऐसा। तो वी का स्क्वायर करेंगे, 220 को 2 बार लिख लेते हैं, 220 का स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 484। जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी पावर की, इसको कैंसिल करके यहाँ से 100 वाट आ जाएगी। सोल्व करके देख लेना आप, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर है। फर्स्ट न्यूमेरिकल करना बच्चों आपको इस तरह से। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन भी ध्यान से देखना। हाउ मच करंट इज ड्रोन बाय द मोटर। मोटर की वजह से, मोटर जो है वो कितना करंट ड्रॉ करेगी, कब,
जो उसकी पावर कितनी दे दी 0.5 हॉर्स पावर फ्रॉम 220 वोल्टेज सप्लाई। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या गिवन है, ये अगर एक मोटर है उस मोटर में से कितना करंट निकलेगा, मतलब करंट निकालना है, आई निकालना है। पावर गिवन है, पावर कितनी 0.5 हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में मैंने अभी बता दिया था आपको कितने वाट होते हैं, 0.5 एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पावर की वैल्यू जो आएगी यहाँ से उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, उसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पावर की वैल्यू ये हो जाएगी, आई भी निकालना है और क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज कितनी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है। अब देखो इन तीनों की कम्बिनेशन से पावर को कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है, कौन सा फॉर्मूला फिट होता है यहाँ पे। पावर का फॉर्मूला देखो वी आया था V इंटू में आई, और हमें निकाला गया ऐसे आई, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर अपॉन में V। पावर की वैल्यू क्या है 0.5 746 बाई V कितना 220। इसको जब सोल्व करोगे आप, करंट की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी 1.7 एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको सोल्व करके देख लेना आप। तो ये थे हमारे दो न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं हम बच्चों इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से देखना इन सभी टॉपिक को, और अपनी कॉपी में फिर नोटबुक में इसको नोट ज़रूर कर लेना। ओके बच्चों, हमारे जो लास्ट के दो टॉपिक है उसके बाद एक छोटा सा रिलेशन वो अपने 9th क्लास में पढ़ा था, बस 3 टॉपिक रहते हैं फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का। बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब अपने घर में देखा होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है इस टाइप का होता है, देखा होगा आपने। इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर एक ग्लास होता है ये किसका बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल फिलामेंट एफ ऑफ फाइन वायर। इसके अंदर ना एक मेटल की वायर होती है, ये मेटल की वायर कौन सी होती है, ये टंगस्टन की होती है बच्चों। ये टंगस्टन एक मेटल होता है, टंगस्टन की वायर होती है ये, ठीक है। ये किसका बना होता है, मेटल का एक फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट आपका ये वाला, ये है आपका फिलामेंट एफ, इस मेटल के फिलामेंट एफ से ये बना होता है। किसका बना होता है, ये टंगस्टन का। ये टंगस्टन की वायर होती है बच्चों, ये बहुत ही पतली वायर होती है, बहुत ही बारीक वायर होती है। इसको फिर एनक्लोज कर देते हैं, ये एनक्लोज कर दिया इसको हमने किस में, इसको एनक्लोज कर देते ग्लास बल्ब पे। तो ग्लास बल्ब के साथ इसको एनक्लोज कर देते हैं। फिर है फिलामेंट, जो ये फिलामेंट है ये किसका बना होता है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब बात आती है कि क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि ये टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, टंगस्टन का ही क्यों यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। अगर ये हाई टेम्परेचर पे, अगर मैं इसको हाई टेम्परेचर दे देता हूँ ना बच्चों, तो ये नहीं है कि एकदम से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब पिघलेगा नहीं, ये टूट इतनी जल्दी से आसानी के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होती, पिघलती नहीं है। तो ज़्यादा टेम्परेचर देने पे ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होती, इसलिए टंगस्टन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सेकंड जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका फिलामेंट का, वो कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये इतनी आसानी के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टंगस्टन का यूज़ क्यों करते हैं, बाकी का यूज़ क्यों नहीं करते, तो आपको ये दोनों पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर पूछ लिया जाता है कौन सी गैस होती है। बल्ब के अंदर केमिकली इनएक्टिव गैस होती है, कौन सी है, नाइट्रोजन और आर्गन। इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है या फिर हम आर्गन गैस डालते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो चिप्स के पैकेट्स में भी होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आर्गन गैस और जो नाइट्रोजन गैस होती है उसके अंदर फील की जाती है। अब क्वेश्चन आ जाता है ये दोनों गैस ही फील क्यों करते हैं और कोई गैस क्यों नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे ना क्या होता है, इस गैस को अगर हम डाल देते हैं इसके अंदर तो इससे इसकी ना जो लाइफ है फिलामेंट की वो ज़्यादा हो जाती है। प्रोलॉन्ग का मतलब इसके लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए हम इन गैस का यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिक बल्ब। अब आती है इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो क्या होता है, फ्यूज आपने देखा होगा, फ्यूज किस टाइप का होता है, ऐसा होता है फ्यूज। ये फ्यूज का मैं डायग्राम बना देता हूँ। फ्यूज होता है ऐसे, फ्यूज का जो अंदर एक वायर होती है ऐसे कनेक्टेड होती है बच्चों, ऐसे इस तरह से कनेक्ट होती है वो। आपने फ्यूज़ देखा होगा, कई बार हमारे टेलीविज़न के अंदर फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज होते हैं जिसके अंदर फ्यूज़ लगा होता है, वो क्या करता है, एक ये सेफ्टी के लिए लगाते हैं हम। पहले ना फ्यूज़ नहीं होते थे तो हमारे ना जितने भी टेलीविज़न होते थे जल्दी से ख़राब हो जाते थे। तो आजकल क्या करने लगे हैं, उनको बचाने के लिए ज़्यादा तेज़ लाइट आ जाती है जब घर में, तो हमारे टेलीविज़न ख़राब हो जाते थे, डैमेज हो जाते थे। तो उनको बचाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हमने क्या रख दिया, हमने एक डिवाइस बना दिया ऐसा। क्या वो क्या है, वो है फ्यूज। अब फ्यूज होता क्या, देखो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, नाम से पता चल रहा है सेफ्टी का मतलब
कर देगा। किसको? हमारी जितनी भी अप्लायंसेज उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोडिंग हो जाती है घर में, कई बार है ना शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है, इनकी होने की वजह से हमारी जो अप्लायंसेज होती है ना उसको डैमेज होने से ये फ्यूज क्या कर लेता है, उनको बचा लेता है। ये लगा होता है उसके अंदर, ये खुद ख़राब हो जाएगा, उनको नहीं होने देगा, ठीक है। ये इसलिए हम यूज करते हैं फ्यूज को। फ्यूज जो होता है किसका बना होता है? फ्यूज मेड अप ऑफ ए प्योर टीन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। जो फ्यूज का जो ये वायर होती है ना बच्चों, ये वाली ये होती है बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी वाइट, बिल्कुल वाइट कलर की, या आप जैसे स्टार स्टार ट्विंकलिंग करता है ना, स्टार जैसे ट्विंकल करता है, बिल्कुल ऐसी ही चमकती हुई एक वायर दिखेगी बिल्कुल, जिसकी चमक अलग से होगी, जिसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी अलग होती है, अलग से दिख जाती है। इसके ऊपर ये चारों तरफ ग्लास होता है, यहाँ ये ग्लास होता है, आप देख लेना फ्यूज को एक बार अगर आपके पास हो तो फ्यूज के अंदर एक ये वायर होती है ना बच्चों, ये वायर होती है हमारी किसकी? ये किसकी बनी होती है? टीन की या कॉपर के एलॉय या टीन की बनी होती है। कितना होता है टीन लेड एलॉय की जो परसेंटेज होती है कितनी होती है? जो टीन होता है वो 63% होता है, 37% लेड होता है। लेड और टीन को मिक्सिंग करके एलॉय बनाया जाता है, टीन लेड का एलॉय होता है, ये उसकी बनी होती है बच्चों, ठीक है। अब जो फ्यूज होता है ना, ये जो फ्यूज होता है इसको हम लाइव वायर जो होती है, 2 वायर होते हैं हमारी घर में जो आती है, ऐसे आती है 2 वायर। एक होती है लाइव वायर जिसमें करंट होता है, एक होती है न्यूट्रल वायर, ये न्यूट्रल है और ये है लाइव। लाइव वायर के साथ इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं बीच में सीरीज़ में, तो हमेशा फ्यूज को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में लाइव वायर के साथ जिसमें करंट होता है। न्यूट्रल वायर में करंट नहीं होता, दोनों वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है बच्चों यहाँ। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या? फ्यूज हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज का जो है ना मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, सॉरी बहुत कम लो होता है, लो होता है, लो बहुत ही लो होता है, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। करंट कैपेसिटी जो होती है फ्यूज की वो स्लाइटली ज़्यादा होती है उनकी जो एप्लीकेशन होती है उनकी बजाय। मान लो फ्यूज आपने टेलीविज़न में लगा रखा है तो इसकी जो करंट की कैपेसिटी होगी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी आपके टेलीविज़न से, ठीक है। तो इसकी करंट कैपेसिटी क्या है? थोड़ी सी ज़्यादा होती है आपकी जितनी भी एप्लीकेशन होती है उनमें जो लगाया जाता है उनके बजाय। ये थे हमारे बच्चों 2 टॉपिक, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब नेक्स्ट टॉपिक लास्ट एक रिलेशन है वो और कर लेते हैं, लास्ट है बस। ये है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा, रिलेशन करना आपको किसके बीच का रिलेशन करना है? 1 किलोवाट आवर और जूल। ये 9th क्लास में भी मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर का जो चैप्टर था उसमें कराया था, लास्ट टॉपिक था वहाँ पर भी, और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम वही टॉपिक है। 1 किलोवाट आवर और जूल के बीच में रिलेशन क्या है? 1 किलोवाट आवर को लिख लेते हैं पहले। 1 किलोवाट आवर जो होता है उसको कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर, हम ऐसे लिख सकते हैं। 1 किलोवाट आवर को कैसे लिख लिया? 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर। 1 किलोवाट में कितने वाट बताए थे? 1000 वाट थे ना, 1000 वाट होते हैं। और 1 हाउस में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है। अगर मैं इन दोनों मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वाट को सेकंड के साथ और 1000 को 3600 के साथ, तो क्या बनेगा? 3600, 2 जीरो यहाँ थी, 3 और जीरो लगा देते हैं इसके पीछे। वाट इंटू क्या बनेगा? वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, क्या पावर की यूनिट क्या बता दी? वाट। 1 वाट किसकी इक्वल बताया था? 1 जूल अपॉन में 1 सेकंड। हम सेकंड को इधर ले जाते हैं। 1 वाट इंटू में 1 सेकंड किसके इक्वल हो जाएगी? 1 जूल के। तो 1 वाट इंटू 1 सेकंड ये रहा, वाट इंटू सेकंड। वाट इंटू सेकंड किसके इक्वल होता है? जूल के। तो इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? जूल के साथ। तो इसको क्या लिखेंगे? 36, ये 5 जीरो हैं, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? जूल। इसको जूल से रिप्लेस कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 10⁻⁶ जूल। ये आ गया 1 किलोवाट आवर। वो 1 किलोवाट आवर में 3.6 10⁻⁶ जूल होते हैं। ये आपका एक रिलेशन था, सिंपल सा छोटा सा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इन वीडियो को, जितनी भी मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है आपके सामने शेयर की है बच्चों, आप भी इनको आगे शेयर करें, इनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपके लिए अच्छी से अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर आपका सिलेबस कवर कराते रहें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। इसके बाद हम आपको बच्चों इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में करा दूँगा, ग्रुप के थ्रू मैं आपको इसको सेंड कर देता हूँ कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।